आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले केस पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जहां एक तरफा प्यार का जुनून, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी से मिलकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। जी हाँ, ये कहानी है चेन्नई की एक सीनियर रोबोटिक्स इंजीनियर रेने जोशिल्डा की, जिस पे आरोप है कि उसने बदला लेने के लिए भारत भर में 36 बम की धमकियां भेजी। 36! और वो भी अपने ही एक सहकर्मी को निशाना बनाने के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे कुछ वीडियो स्क्रिप्ट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक निजी जुनून, मतलब एक पर्सनल ऑब्सेशन, डिजिटल जमाने में इतना बड़ा खतरा बन गया। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? शायद वो 13 जून 2023 वाली घटना से, जब अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज को एक ईमेल मिला था। हाँ, वहीं से दिविज प्रभाकर के नाम से एक ईमेल आया, जिसमें एक झूठा दावा था एक प्लेन क्रैश एल फ्लाइट 171 जो कि हुआ ही नहीं था, उसकी जिम्मेदारी लेने का। अच्छा। जी। कॉलेज ने तो समझदारी दिखाई, फौरन गुजरात पुलिस को इत्तला दी, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। और फिर जांच में क्या पता चला? मतलब ये एक अकेली घटना तो नहीं निकली? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, पता चला कि ये तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। देश भर में स्कूलों को, कॉलेजों को, यहाँ तक के क्रिकेट स्टेडियमों को कुल मिलाकर 36 ऐसे धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। 36 जगह। और तब सामने आया कि असली अपराधी दिविज प्रभाकर नहीं है। सही। सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, इन सब के पीछे नाम आया रेने जोशिल्डा का। 28 साल की, चेन्नई में रहने वाली एक सीनियर रोबोटिक्स इंजीनियर और डिलॉयट में कंसल्टेंट। एक सीनियर रोबोटिक्स इंजीनियर, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन उसने सब किया कैसे? मतलब क्या तरीका अपनाया उसने? यहीं पर उसकी टेक्निकल स्किल्स का, आप कह सकते हैं, गलत इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेने ने दिविज के नाम से मिलते जुलते करीब 21 नकली ईमेल आईडी बनाए। 21? हाँ। और अपनी पहचान, अपनी लोकेशन छिपाने के लिए उसने कई वीपीएन इस्तेमाल किए। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपके इंटरनेट पहचान को छिपाने में मदद करते हैं। और तो और डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया। डार्क वेब का भी? जी, इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे आमतौर पर ट्रैक करना मुश्किल होता है। मतलब पूरी कोशिश थी कि वो दिविज प्रभाकर को फंसा सके और खुद बच निकले। ये सब एक सूची समझी चाल लगती है, लेकिन क्यों? मतलब इतना सब कुछ करने का मकसद क्या था? सिर्फ किसी को परेशान करना? मामला सिर्फ परेशानी का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बताया जा रहा है कि रेने का दिविज प्रभाकर के लिए एक तरफा रोमांटिक फीलिंग्स थी, काफी लंबे समय से। अच्छा। और जब दिविज ने उसकी भावनाओं को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो रेने ने कथित तौर पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मतलब स्टॉकिंग? हाँ, स्टॉकिंग। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने कथित तौर पर दिविज के साथ अपनी शादी की नकली तस्वीरें फोटोशॉप करके दोस्तों और जान पहचान वालों में फैला दी। अरे बाप रे, ये तो उत्पीड़न की हद हो गई। दिविज ने कुछ किया नहीं इसके खिलाफ? किया था। दिविज इस सब से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने पहले ही चेन्नई साइबर सेल में रेने के खिलाफ स्टॉकिंग और हैरासमेंट की शिकायत दर्ज करवा रखी थी। ओके। लेकिन फिर फरवरी 2023 में दिविज प्रभाकर ने अपनी असली शादी की घोषणा कर दी। अच्छा, तो वो शादी की घोषणा एक तरह से ट्रिगर बन गई? ऐसा ही लगता है। रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि इस घोषणा से रेने का गुस्सा शायद 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बदला लेने का फैसला किया। और यहीं पर उसने अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल किया। बॉम्ब की धमकियां भेजने में? जी, बम की धमकियां भेजने में, दिविज का नाम इस्तेमाल करके, ताकि वो फंसे और देश में एक डर का माहौल बने। लेकिन एक सवाल है, अगर उसने वीपीएन और डार्क वेब जैसी चीजें इस्तेमाल की, तो पुलिस उस तक पहुंची कैसे? क्या ये तरीके फुल प्रूफ नहीं होते? ये एक आम गलतफहमी है कि इनसे आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, डिजिटल दुनिया में हर चीज के निशान छूटते हैं। गुजरात पुलिस की साइबर सेल ने मॉडर्न डिजिटल फोरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, वीपीएन और डार्क वेब के इस्तेमाल के बावजूद कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स, जैसे कनेक्शन लॉग्स या मेटाडेटा पैटर्न्स, रह जाते हैं। पुलिस ने इन्हीं डिजिटल सुरागों का पीछा किया और रेने को चेन्नई में ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। तो अब उस पर चार्जेस क्या लगे? उस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो साइबर क्राइम से डील करता है, उसके तहत मामला दर्ज हुआ है। अच्छा। साथ ही इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 354D, जो स्टॉकिंग के लिए? बिल्कुल, स्टॉकिंग यानी पीछा करना, और धारा 506 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी देना, इन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये पूरा मामला मतलब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये डिजिटल एज की कई सच्चाइयों को सामने लाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली बात तो ये कि कैसे निजी भावनाएं, खासकर जब वो नेगेटिव हों, अगर टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएं तो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हाँ। और ये तकनीकी हुनर के गलत इस्तेमाल का भी एक बड़ा उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साइबर क्राइम कानूनों को कितना सख्त और अपडेटेड रखने की जरूरत है। और डिजिटल फोरेंसिक का महत्व भी साफ दिखता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि जिन टेक्निकल स्किल से उसने अपराध किया, उन्हीं टेक्नोलॉजी के छोड़े निशानों से वो पकड़ी भी गई। हाँ, ये दिखाता है कि साइबर स्पेस में पूरी तरह गुमनाम रहना लगभग नामुमकिन है।
ये हमें साइबर अवेयरनेस की अहमियत भी बताता है और ये भी कि ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होने वाले पर क्या गुजरती होगी। तो कुल मिलाकर ये केस एक व्यक्ति के जुनून, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और उसके भयानक नतीजों का एक परेशान करने वाला कॉकटेल है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या डिजिटल दुनिया में आसानी से मिलने वाली गुमनामी मतलब एनोनिमिटी लोगों को अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए इतने बड़े पैमाने पर समाज को खतरे में डालने का मौका दे रही है? और क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी और अपनी ही इंडस्ट्री की प्रतिभाओं के ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ और करे? ये वाकई सोचने वाली बात है और इस केस से एक सीधा सबक तो यही है कि हम सबको ऑनलाइन दुनिया में सतर्क रहना होगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन रिपोर्ट करना जरूरी है। cybercrime.gov.in पर या अपने लोकल पुलिस स्टेशन में। थोड़ी सी सावधानी बड़े खतरे टाल सकती है।